सबसे ऊपर में देख रहे हो कौन सा देश है? स्कॉटलैंड। उसके नीचे यहां पर जो सबसे बड़ा देश है वो कौन है? यहाँ पे इंग्लैंड। अब तीसरा यहाँ पे इंग्लैंड की इधर पश्चिम में देखो, इसी आइसलैंड में घुसा हुआ है कौन सा देश है? ये वेल्स। ये तीन देश इस द्वीप में है। यहीं पे इंग्लैंड है, स्कॉटलैंड है और वेल्स है। वेल्स की राजधानी कार्डिफ है। क्या है? कार्डिफ। स्कॉटलैंड की एडिनबर्ग। स्कॉटलैंड की राजधानी क्या है? एडिनबर्ग। और इंग्लैंड की तो दुनिया जानती है, लंदन। ठीक है, तो देखो ये तीन देश, इनको ध्यान रखना। तुम लोगों ने एक नाम सुना होगा, ग्रेट ब्रिटेन। यही इस द्वीप में जो ये तीन देश बसे हुए हैं, इन्हीं को कहा जाता है ग्रेट ब्रिटेन। तो ग्रेट ब्रिटेन में कोई एक देश शामिल नहीं होता है। कितने देश मिलकर के ग्रेट ब्रिटेन कहलाते हैं? तीन देश मिलकर के क्या कहलाते हैं? ग्रेट ब्रिटेन। तो ध्यान रखना, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स तीनों मिलकर के, तीनों प्लस क्या कहलाएंगे? ग्रेट ब्रिटेन। अब देखो, अब एक नाम यहां पर हम लोग सुना करते हैं जो हर जगह लिखा आता है, यूके यूके यूके, यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम भी इन देशों का एक समूह है। लेकिन यूनाइटेड किंगडम में मैंने कहा कि ग्रेट ब्रिटेन में कितने देश आते हैं? तीन देश। और यूके में चार देश आएंगे। ग्रेट ब्रिटेन प्लस, देखो यहां पे दो देश है। ये आयरलैंड है। आयरलैंड के बारे में तुम लोग बताया था ना, अभी एप्लीकेशन मंगा रहा है आयरलैंड। बेटा जाना है तो चले जाओ, 75 लाख रुपए मिलेगा आयरलैंड में। हाँ, जाके बसना पड़ेगा आयरलैंड में, बीबी नौकरी सब मिल जाएगी। हाँ, आयरलैंड की राजधानी है डबलिन और इसके ऊपर में है नॉर्थ आयरलैंड, जिसकी कैपिटल क्या है? बेलफास्ट। नॉर्थ आयरलैंड, बेलफास्ट। तो देखो, ग्रेट ब्रिटेन प्लस नॉर्थ आयरलैंड, आयरलैंड नहीं, नॉर्थ आयरलैंड, नॉर्थ आयरलैंड, ये मिलकर के हो जाते हैं यूके, यूनाइटेड किंगडम। तो ग्रेट ब्रिटेन में कितने देश? तीन देश, प्लस कौन? उत्तरी आयरलैंड। तो ये मिलकर के क्या कहलाते हैं? यूनाइटेड किंगडम। ध्यान रखना। तो इसको ध्यान रखो, ये पूरा ब्रिटिश द्वीप समूह कहलाता है। ये पूरा पूरा इलाका जो है, जो दो तुमको आइसलैंड दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस मेन द्वीप में कितने देश हैं? तीन। इधर दो हैं, नॉर्थ और आयरलैंड। ये साउथ आयरलैंड नहीं है, आयरलैंड है। ठीक है, ये आयरलैंड है मेन, और ये नॉर्दर्न आयरलैंड है, जिसकी राजधानी क्या है? बेलफास्ट। तो ग्रेट ब्रिटेन प्लस नॉर्थ आयरलैंड बराबर क्या कहलाता है? यूके। ध्यान रखना। चलो यहां पर की दो चार बातें कर लेते हैं। देखो, इंग्लैंड की जो राजधानी है, दुनिया को पता है क्या है भैया? लंदन। अगर हम एरिया में देखें, अगर हम पॉपुलेशन में देखें, दुनिया में विश्व में सबसे बड़ा जो जनसंख्या वाला शहर है कौन है? तो जो जापान की जो राजधानी क्या है? टोक्यो। तो पॉपुलेशन में अगर तुम देखोगे, दुनिया में जो सबसे बड़ी पॉपुलेशन कौन से शहर में रहती है? तो टोक्यो में रहती है। टोक्यो 2020 ओलंपिक ना फेमस। लंदन दुनिया का फेमस शहर है। अगर एरिया वाइज देखो, क्षेत्रफल के हिसाब से, ये दुनिया का सबसे बड़ा शहर है लंदन। क्षेत्रफल में बोल रहा हूं, जनसंख्या में नहीं। ठीक, एरिया वाइज। तो क्षेत्रफल के अगर हिसाब से देखा जाए तो जो लंदन है, ये दुनिया का सबसे बड़ा क्या है? शहर है। कई बार एग्जाम में पूछता है कि लंदन कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? बहुत फेमस नदी है, हमारे देश के इतिहास में भी तुमको नाम मिलेगा। एक बहुत बड़े
राइटर थे जॉन सुलीवान। वो कहते हैं अंग्रेजों के बारे में, जब अंग्रेज यहाँ से धन का निष्कासन कर रहे थे, शोषण कर रहे थे हमारे देश का, तो कहते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी जो अर्थव्यवस्था एक स्पंज की तरह है। किसके तरह है? एक स्पंज की भांति है। अंग्रेज लोग करते क्या है, जैसे गंगा नदी का पानी निचोड़ते हैं स्पंज में, है ना, और उसको जाकर के टेम्स में जाकर के क्या कर देते हैं, उड़ेल देते हैं। तो टेम्स कहाँ है? लंदन में। लंदन कौन सी नदी के तट पे बसा हुआ है? टेम्स नदी के तट पर। ध्यान रखना, ये यहाँ पे ये नदी भी बनी हुई है, ये थैम्स नदी या टेम्स नदी। लंदन, लंदन जो है पेपर इंडस्ट्री के लिए भी दुनिया में फेमस है। ध्यान रखना, कौन से उद्योग के लिए? पेपर इंडस्ट्री के लिए। एक लंदन की घड़ी भी बड़ी फेमस है। दुनिया में दो जगह की घड़ियां बड़ी मशहूर है, एक मॉस्को की, एक लंदन की। बिग बेन। ठीक, लंदन में वहां का जो राजा, अब तो रानी गई, एलिजाबेथ चली गई, अभी प्रिंस चार्ल्स थर्ड है। तो वहां का जो राजमहल बड़ा फेमस है, उसको क्या बोलते हैं? उसका भी नाम याद रखना, बकिंगम पैलेस। बहुत फेमस है बकिंगम पैलेस। राजा का जो महल है उसको क्या बोलते हैं? बकिंगम पैलेस। अब ब्रिटेन का जो प्राइम मिनिस्टर है, अभी कौन है प्राइम मिनिस्टर? भारतीय मूल का ऋषि सुनक। तो प्राइम मिनिस्टर का जो निवास है उसका भी नाम बड़ा फेमस है, 10 डाउनिंग स्ट्रीट। ब्रिटेन का जो प्राइम मिनिस्टर है उसका जो घर है उसका नाम क्या है? 10 डाउनिंग स्ट्रीट। वो भी ध्यान रखो। 10 डाउनिंग स्ट्रीट, बकिंगम पैलेस और 10 डाउनिंग स्ट्रीट दोनों फेमस है वहां पे। देखो, इंग्लैंड में जो सबसे बड़ा एक औद्योगिक शहर है, इंडस्ट्रियल सिटी है, वो है मैनचेस्टर। कौन है? मैनचेस्टर। कॉटन इंडस्ट्री के लिए दुनिया में फेमस है। दुनिया में देखो, विश्व में सबसे पहले तुम लोगों ने सुना होगा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति कौन से देश में हुई थी? इंग्लैंड में हुई। कब हुई थी? 1760 के लगभग। कब हुई थी? 1760 के लगभग यहाँ पे औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई और उसका मेन क्षेत्र यही था। और यहाँ पे जो मैनचेस्टर है, यहाँ पे कॉटन सूती वस्त्र का कारखाना लगाया गया। आजकल दुनिया में हम कहते हैं भारत का मैनचेस्टर कौन है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, सुने हो सब, लिखा रहता है। तो मैनचेस्टर यहाँ पे एक शहर है जो कि कॉटन इंडस्ट्री के लिए फेमस है। वहां पे एक काउंटी है, जैसे हमारे यहाँ पे राज्य होते हैं ना, वैसी वहां पे काउंटीज होती है। उस काउंटी का नाम है लंकाशायर। क्या नाम है? लंकाशायर। तो लंकाशायर जो काउंटी है पूरा कॉटन के लिए फेमस है और वहीं पे पड़ता है मैनचेस्टर। ध्यान रखना, यहां पे एक शहर है, ये भी बड़ा फेमस है, बर्मिंघम। हाँ, अभी बर्मिंघम में कौन सा खेल हुआ था? कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे। क्या हुए थे? राष्ट्रमंडल खेल हुए थे। लेकिन बर्मिंघम कौन सी इंडस्ट्री के लिए फेमस है? स्टील इंडस्ट्री के लिए। कौन सी इंडस्ट्री के लिए? इस्पात उद्योग के लिए दुनिया में जाना जाता है। ध्यान रखना, बर्मिंघम। यही लंदन के ऊपर में सुने होंगे ऑक्सफोर्ड, जहां का यूनिवर्सिटी दुनिया में बहुत फेमस है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन के पास ही है। ये सब यहां पर के प्रमुख प्रमुख क्या हो गए? शहर हो गए। चलो आगे देखते हैं।
एक देखो, एक पहले इसको भी देख लो, एक एरिया यूरोप का अपने एटलस में भी देखो, नीचे साइड जहां पे तुमको इधर नीचे भूमध्य सागर है, देखो यूरोप के नीचे अफ्रीका यूरोप के बीच में कौन सा सागर है? भूमध्य सागर। उसके ऊपर किनारे में देखो, जहां पर तुम लोगों ने कल देखा था ब्लैक सी, यहाँ पे काला सागर है। देखो कौन सा सागर है? काला सागर है। इसके बाजू में तुमको कई देश दिखाई देंगे, जिसमें देख रहे हो रोमानिया है, बल्गारिया है, यहाँ पे देखोगे सर्बिया है, कोसोवो है, नॉर्थ मैसिडोनिया है, हंगरी का कुछ भाग हो गया, ये क्षेत्र बोस्निया हर्जेगोविना हो गया। जरा देखो उस पार्ट को, देखो जरा, दिख रहे हैं देश? कौन कौन देशों के मैंने नाम लिया? बल्गारिया, रोमानिया, रोमानिया की राजधानी बड़ी फेमस है बुखारेस्ट, बल्गारिया की भी बड़ी फेमस है सोफिया, बल्गारिया की। इसके नीचे देखो मैसिडोनिया, जहां का सिकंदर था, मैसिडोनिया। स्कोपजे शहर में ही मदर टेरेसा का भी जन्म हुआ था, यहीं पे। इसके ऊपर में कोसोवो है, यहाँ पे सर्बिया है। पहले यहाँ पर एक देश हुआ करता था युगोस्लाविया, उसका विखंडन हो गया, विभाजन हुआ, तो इससे सब बने हैं ये सर्बिया और बिया। यहाँ पे सर्बिया है, इसके बाजू में बोस्निया हर्जेगोविना है, देख रहे हो? अब वहां पे अगर तुम फिजिकल में देखोगे तो यहीं पर एक पर्वत का नाम दिखाई देगा, बाल्कन माउंटेन। देखो बाल्कन पर्वत लिखा होगा, बाल्कन माउंटेन फिजिकल में देखो, है ना? उसी के ये पूरा पेनिनसुला है, प्रायद्वीप है, देख रहे हो? यहाँ पे अगर तुम देखोगे इटली, ये भी एक प्रकार से नीचे पेनिनसुला है, ये भी एक प्रायद्वीपीय आकृति में फैला हुआ है। यहाँ पे इधर ये समुद्र है, ठीक है? तो ये पूरा बाल्कन पेनिनसुला कहलाता है, बाल्कन देश कहलाते हैं। पहला विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध, सबकी शुरुआत इसी क्षेत्र से हुई, तो ये कहलाते हैं बाल्कन कंट्री ऑफ यूरोप। ये सारे देश जिनका नाम मैंने अभी लिया, यहाँ पे रोमानिया है, बल्गारिया है, सर्बिया है, कोसोवो है, नॉर्थ मैसिडोनिया है, बोस्निया हर्जेगोविना है, ये सब देश क्या कहलाते हैं? बाल्कन कंट्री ऑफ यूरोप। और बाल्कन पर्वत है उसी के नाम से, बाल्कन पूरा प्रायद्वीप है, ये पेनिनसुलर है। इनको ध्यान रखो। हाँ, जितना तुमको रेड लाइन दिखाई दे रहा है ना, इसके अंदर का पूरा क्षेत्र जो है ये बाल्कन प्रायद्वीप में आता है। ये पूरा जो रेड लाइन तुमको यहां से लेकर के यहां तक ऐसा ये दिखाई दे रहा है, ये पूरा, ठीक। इनको ध्यान रखना है। देखो कौन कौन सा आ गया, क्रोशिया आ गया, क्रोशिया के इधर बोस्निया हर्जेगोविना, सर्बिया, अल्बानिया, नॉर्थ मैसी, अल्बानिया का भी नाम ध्यान रखना, अल्बानिया भी है, अल्बानिया, नॉर्थ मैसिडोनिया, बल्गारिया, रोमानिया, ठीक। इनको कहा जाता है बाल्कन कंट्री ऑफ यूरोप, ठीक। अभी यहां पे और देखेंगे एड्रियाटिक सागर वगैरह कौन कौन से समुद्र मुद्र हैं। इसको देख चुके तुम लोग, चलो। यहां पे देखो, ये बाल्कन कंट्री देख लिए, लो बात कर लेना, जाओ पूछ लो क्या है। देखो यहाँ पे दो देश तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, एक यहाँ पे स्पेन दिख रहा है, एक पुर्तगाल दिख रहा है। क्या दिख रहा है? स्पेन और पुर्तगाल। इनको कहा जाता है आइबेरिया। क्या हो गया? अरे तुम पूछ लेना था ना क्या बात है।
जी। हाँ, तो ये स्पेन और पुर्तगाल को क्या बोला जाता है? आइबेरिया। कुछ अलग अलग पार्टों के अलग अलग नाम है यहाँ पे यूरोप में देशों के हिसाब से, तो उनको ध्यान रखना अपने को। चलो, अब देखते हैं और कुछ खास बातें यूरोप में। बहुत सारी बातें हैं। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना कि यूरोप को प्रायद्वीपों का महाद्वीप भी कहते हैं। यूरोप के बहुत सारे ऐसे देश हैं जो तीन तरफ से समंदर से तुमको घिरे हुए दिखाई देंगे। इसके इसी कारण इसको हम क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपों का महाद्वीप, यानी कॉन्टिनेंट ऑफ पेनिनसुला। एक तक गर्मी है इतनी ही। चलो, तुम लोग अब अपने एटलस पे जरा गौर फरमाओ। जो जो बोलता हूं ऐसे देखते चलो। देखो, यहां से अपन देखते हैं नीचे से अफ्रीका के ऊपर से। यहां पे तुम्हें यूरोप का एक बड़ा देश दिखाई दे रहा है, स्पेन। वैसे यूरोप का सबसे बड़ा देश रशिया ही माना जाता है एरिया में। बहुत बड़ा है वो तो। आधा भाग उसका यूरोप में आता है, आधा भाग कहाँ आता है? एशिया में। साइबेरिया वाला पार्ट है। लेकिन वहां की जो राजधानी है मास्को, वो यूरोप के ही पार्ट में है, मास्को। स्पेन भी एक अच्छा खासा बड़ा देश है। यहाँ पे स्पेन, फ्रांस। यहाँ पे स्पेन की कैपिटल देखो बड़ी फेमस है, मैड्रिड। यूरोप के बड़े शहरों में से एक है। और वहीं पे अपने वास्को भैया का देश है, पुर्तगाल। वास्को भैया वहीं से आया था ना अपने गोवा में, है, जिसकी राजधानी लिस्बन, जो वर्ल्ड की वाइन पोर्ट कहलाती है। दारू बंदरगाह, वाइन पोर्ट। गजब गजब की दारुएं बनती हैं इधर पूरे देश में। दारू को नहीं देखना है अपने को, स्पेन को देखो जरा। और वहां पे थोड़ा सा फिजिकल वाले पार्ट में देखो। देखो, ये स्पेन है। इसके ऊपर में अगर तुम देखोगे यहाँ पे फ्रांस है। कौन सा देश है ये? फ्रांस। लेकिन स्पेन और फ्रांस के बीच में एक देश तुमको यहाँ पे घुसा हुआ दिखाई देगा, नाम है अंडोरा। स्पेन और फ्रांस के बीच में है वो। जैसे भारत चीन के बीच में भूटान है, नेपाल है, ऐसे यहाँ पे अंडोरा घुसा हुआ है। लेकिन वो तो ठीक है, यहाँ पे तुमको एक पर्वत देखना है। यहाँ पे तुम एक माउंटेन को देखो जो स्पेन और फ्रांस की बाउंड्री बनाता है। देखो कौन सा पर्वत है? पिरेनीज पर्वत। बहुत फेमस है, ध्यान रखना। स्पेन और फ्रांस की सीमा कौन सा पर्वत बना रहा है? पिरेनीज। ठीक। चलो, ये तुम लोगों ने देख लिया भैया। अब यहां पे देखो, फ्रांस की बाउंड्री तीन माउंटेन तीन देशों के साथ में बनाते हैं। अब यहां पे तुम फ्रांस की सीमा देखोगे, इधर एक तरफ इटली से लग रही है। कहां से लग रही है? इटली से। इटली को यूरोप का भारत बोलते हैं। फ्रांस की बाउंड्री देखो, इटली से लग रही है एक तरफ। लग रही कि नहीं लग रही? तो देखो कौन सा ऐसा पर्वत है जो फ्रांस और इटली को अलग कर रहा है भाई। नाम पढ़ डालो उसका। आल्पस। नहीं दिख रहा है? आल्प्स माउंटेन बहुत फेमस पर्वत है। जिस समय हमारा हिमालय बना था उसी समय इस पर्वत का भी निर्माण हुआ था। आल्प्स पर्वत, ये भी दुनिया के नए पर्वतों में से है आल्प्स। हाँ, अरे आल्पस बोला या आल्प्स बोला? आल्प्स बोलोगे तो लगेगा स्टाइलिश नाम ले रहे हो। आल्पस बोलिए तो लगा देहाती बोला था।
और वैसे उसकी एक चोटी का नाम भी लिखा होगा, देखो माउंट ब्लांक बड़ी फेमस चोटी है। आस पर्वत को तो पूरा टूरिस्ट सेंटर बना के रखे हुए हैं यूरोप में, शानदार, जाओ वहां पे घूमने की जगह है वो। हाँ, तो देखो स्पेन को फ्रांस से अलग करता कौन सा पर्वत है? पिरेनीज। फ्रांस को इटली से कौन सा माउंटेन अलग कर रहा है? आल्प्स। और यहीं पे देखो तुम, सामने तुमको स्विट्जरलैंड दिखेगा। फ्रांस से स्विट्जरलैंड की भी बाउंड्री टच हो रही है, देखो जरा, हो रही कि नहीं हो रही? तो देखो कौन सा पर्वत है, कौन सा पर्वत है? जूरा। जूरा दिख रहा है, जूरा। तो फ्रांस और स्विट्जरलैंड की बाउंड्री कौन सा पर्वत बनाता है? जूरा पर्वत। तो ये तीनों पर्वत ध्यान रखना भाई। एक हो गया पिरेनीज, पिरेनीज, दूसरा हो गया आल्प्स, अब तीसरा हो गया जूरा। तो तीनों जो है फ्रांस की बाउंड्री बना रहा है। पिरेनीज किसके साथ में? स्पेन के साथ। आल्प्स किसके साथ में? इटली के साथ। और जूरा किसके साथ में? स्विट्जरलैंड के साथ। फ्रांस की बाउंड्री, ठीक। चलो इसको ध्यान रखो। अब यहां पे पहले तुमको दो तीन और देश तुमको दिखाते हैं। देखो अभी तुम लोग यहां पे, हम लोगों ने यूके की चर्चा करी, यूके क्या है, ग्रेट ब्रिटेन क्या है। अब उसके नीचे आओ, इंग्लैंड के नीचे यहां पे इंग्लिश चैनल के पास में फ्रांस है, देखो है ना फ्रांस। लेकिन यहां पे फ्रांस है और इधर है जर्मनी। इधर कौन सा देश है? ये जर्मनी। लेकिन इनके बीच में तुमको तीन देश दिखेंगे जो घुसे हुए हैं भाई। देखो जरा, सबसे ऊपर में कौन सा है? नीदरलैंड, जिसको हॉलैंड भी बोल देते हैं। और फिर कौन सा है? बेल्जियम। और तीसरा कौन सा है? लग्जमबर्ग। यानी एक तरफ जर्मनी, एक तरफ फ्रांस, दोनों के बीच में तीन घुसे हुए देश है ये। कौन कौन से तीन देश है? नीदरलैंड, सेकंड कौन सा है? बेल्जियम, और तीसरा कौन है? लग्जमबर्ग। नीदरलैंड की राजधानी क्या है? एम्स्टर्डम। इतना फेमस है यार एम्स्टर्डम। 1928 में भारत ने हॉकी का गोल्ड मेडल वहीं पे जीता, एम्स्टर्डम ओलंपिक। बेल्जियम की राजधानी बड़ी फेमस है, जहां पे नाटो का हेडक्वार्टर है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय है ब्रुसेल्स। और लग्जमबर्ग की राजधानी उसके नाम से, ये लग्जमबर्ग सिटी, दुनिया के अमीर देशों में से एक है लग्जमबर्ग। ये जो तीनों देश है सी लेवल से नीचे बसे, समुद्र तल से, इसी कारण इनको तीनों को लो लैंड कंट्री ऑफ यूरोप कहते हैं। क्या बोलते हैं? लो लैंड कंट्री ऑफ यूरोप। समुद्र तल से नीचे बसे होने के कारण लो लैंड कंट्री ऑफ यूरोप। नो लैंड नहीं, लो, LOW, कि तुम लोग नो लैंड लिख दिया। हाँ, तो लो लैंड कंट्री ऑफ यूरोप ये तीन देश हो गए। नाटो का मुख्यालय कहां पे है? ब्रुसेल्स। यूरोपीय संसद का मुख्यालय भी वही है, ब्रुसेल्स। चलो आज यहीं तक करते हैं, गर्मी बहुत है, थोड़ा सा 10-15 मिनट का और बच गया है। मेन कुछ कुछ बातें और बतानी है। अच्छा एक चीज और देख लो लास्ट में अभी। चलो यहाँ पे जर्मनी और फ्रांस तुम लोग देख रहे हो, जैसे भारत और पाकिस्तान की बाउंड्री बड़ी फेमस है ना। जर्मनी और फ्रांस भी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे कभी किसी जमाने में, आजकल तो बड़े अच्छे मित्र हैं। दोनों कैपिटलिस्ट कंट्री हैं, पूंजीवादी देश है। लेकिन एक जमाने में जर्मनी में एक बंदा हुआ करता था, हिटलर, सुने होंगे। लेकिन उसके पहले देखो, पहले एक जमाने में क्या हुआ करता था कि जर्मनी कोई एक राष्ट्र नहीं होता था। जर्मनी छोटे छोटे स्टेट वहां पर बहुत सारे हुआ करते थे। उन्हीं में से एक स्टेट था जिसका नाम था प्रसा। क्या था? प्रसा। अगर लूसेंट के कभी वन लाइन फैक्ट में तुम लोग पढ़ोगे तो उसमें लिखा रहता शिक्षा को, है ना, अनिवार्य बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है, तो क्या नाम लिखा रहता है? प्रसा। ये 1870 के आसपास की बात है।
वहां पे जर्मनी में प्रधानमंत्री नहीं होता, वहां पे जो मेन होता है कौन होता है? चांसलर। जर्मनी में कौन होता है? चांसलर। हिटलर भी जर्मनी का क्या था? चांसलर था। तो उस समय एक बड़ा ही दुनिया का बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ था, बहुत बड़ा नाम है विश्व इतिहास में, उसका नाम था बिस्मार्क। क्या नाम था? बिस्मार्क। बिस्मार्क के प्रयासों से जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ, एकीकरण हुआ, यानी जर्मनी एक राष्ट्र बना। और कब बना? जाकर के 1871 में। कब बना जर्मनी? 1871 में। और उसके पहले वहां पे छोटे छोटे सब स्टेट, अलग अलग देश टाइप के वहां पे हुआ करते थे। लेकिन देखो 1871 में जब जर्मनी एक देश बनता है, कब बनता है और किसके प्रयासों से? बिस्मार्क के प्रयासों से। इटली भी उसी समय बना था। इटली भी पहले कोई एक देश नहीं हुआ करता था, वहां पे अलग अलग स्टेट हुआ करते थे, सार्डिनिया, पीडमांड, रोम, ये सब अलग अलग स्टेट। तो देखो जब 1871 में और वहां के लोगों ने यूनिफिकेशन क्यों किया था? 1870 की हम बात करें, तब तक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कब चालू हुई थी? 1760 के आसपास। 100 सालों का समय हो चुका था। यहाँ के जितने देश थे, अगर हम बात करें इंग्लैंड की बात करें, स्पेन की बात करें, पुर्तगाल की बात करें, फ्रांस की बात करें, सब बड़े ही डेवलप कंट्री हुआ करते थे। दुनिया भर में सबकी बस्तियां हुआ करती थी, कॉलोनी हुआ करती थी। लेकिन जर्मनी के लोग अभी भी काफी इस मामले में पिछड़े हुए थे। तो इन लोगों ने सोचा कि हम लोग सब यूनाइटेड होते हैं तो हमारी भी शक्ति बढ़ेगी, और हमारी शक्ति बढ़ेगी तो हमारे भी दुनिया में उपनिवेश होंगे, कॉलोनियां होंगी, हमारा भी ट्रेड होगा, यहाँ से वहां होंगी, हमारी भी फैक्ट्रियां, विदेश में व्यापार होगा। इसी उद्देश्य के चलते इन लोगों ने जर्मनी का क्या किया? यूनिफिकेशन किया। लेकिन 1870 तक बहुत लेट हुआ। कभी कभी वर्ल्ड हिस्ट्री में क्वेश्चन आता है कि जर्मनी का देर से युवा होना ही प्रथम विश्व युद्ध का कारण बना, स्पष्ट कीजिए। अब जर्मनी को अगर दुनिया में अपनी जगह चाहिए थी, अफ्रीका में अगर उनको अपने उपनिवेश चाहिए थे, एशिया में चाहिए थे, साउथ अमेरिका में चाहिए थे, तो हर जगह पे यूरोप के इन देशों का कब्जा था। कहीं पे डचों का, नीदरलैंड के लोगों का, कहीं पे इंग्लैंड का, कहीं पे फ्रांस का, कहीं पे किसी का, कहीं पे किसी का। तो इस कारण जर्मनी को इन देशों के साथ में क्या करना पड़ा? संघर्ष करना पड़ा। और जो बिस्मार्क था बड़ा ही कूटनीतिज्ञ था, और धीरे धीरे करके गुप्त उसने संधियां चालू कर दी यूरोप के देशों, और धीरे धीरे करके उसने कई क्षेत्रों को हथियाना चालू कर दिया। फ्रांस के बड़े ही उपजाऊ क्षेत्र हुआ करते थे, आल्सेस और लारेन क्षेत्र, उस पर बिस्मार्क ने अधिकार कर लिया, और वही क्षेत्र वास्तव में पहले विश्व युद्ध का मेन रीजन बनते हैं। तो ऐसे करके दोनों के बीच में शत्रुता बढ़ती गई, शत्रुता बढ़ती गई। पहला वर्ल्ड वार जब समाप्त हुआ तो उसका पूरा जो आरोप था पहला विश्व युद्ध का, किसके ऊपर मढ़ दिया गया? जर्मनी के ऊपर। और एक संधि हुई थी, बड़ी ही प्रतिशोधात्मक संधि मानी जाती, जिसको वारसाई ट्रीटी बोलते, 1919। वारसाई संधि में जर्मनी की पूरी सेना को, लगभग आधी से अधिक सेना को नष्ट कर दिया गया, भंग कर दिया गया। इतना अधिक उसके ऊपर में क्षति पूर्ति दी गई कि उसको चुका पाने में वो असमर्थ था। यानी एक प्रकार से जर्मनी के पूरे राष्ट्रीय गौरव को इन लोगों ने क्या कर दिया? विजेता राष्ट्रों ने छिन्न भिन्न कर दिया। मेन उसमें थे इंग्लैंड, फ्रांस लोग। ठीक है, तो अपने इसी अपमान का बदला लेने के लिए अब जर्मनी का इतना अपमान हुआ कि हद से ज्यादा। तो ऐसे ही अपमान का बदला लेने के लिए वहां पर राष्ट्रीयता की भावना सुलग रही थी, और उसी राष्ट्रीयता की भावना को आंच देने के लिए वहां पे हिटलर जैसे लोगों का क्या हो गया? उदय हो गया। और उसने तो फिर पूरा, हिटलर ने पूरे यूरोप के नक्शा को ही बदल दिया, पूरे यूरोप को जीत डाला, और तभी हुआ फिर दूसरा विश्व युद्ध। ऐसा यहां पर की कहानी थी। तो ये दोनों एक दूसरे के बड़े घनाघोर शत्रु थे। इनके बीच की जो बाउंड्री लाइन है, जो सेकेंड वर्ल्ड वार के समय निर्धारित की गई, बड़ी फेमस बाउंड्री लाइन है। जैसे इंडिया पाकिस्तान की हम लोग जानते हैं, तो नाम लिख लेना, जर्मनी और फ्रांस की जो सीमा रेखा है उसका नाम, दो नाम है उसके, मैजीनॉट, मैजीनॉट और सीग फ्राइड लाइन। मैजीनॉट और सीग फ्राइड लाइन। ध्यान रखना, जर्मनी और फ्रांस के बीच की जो बाउंड्री है उसका नाम है। ठीक, यहां पर तुमको जर्मनी के बाजू में एक देश दिखाई देगा, पोलैंड। या पहले पैदा नहीं भा रहा है, यह भी विश्व युद्ध के बाद ही पैदा हुआ ये पोलैंड। जब विश्व युद्ध हुआ तो कई राष्ट्रों का निर्माण हुआ यूरोप, छोटे छोटे कई देश बने। यहां पर एक देश
यहाँ पे जर्मनी से, यहीं पे जर्मनी का ही कब्जा था, यहां से अलग होके क्या बन गया, पोलैंड बन गया। तो जर्मनी और पोलैंड की जो बाउंड्री लाइन है उसका भी नाम लिखो। उसका नाम है हिंडनबर्ग लाइन। हिंडनबर्ग, जर्मनी का राष्ट्रपति था हिंडनबर्ग, उसके नाम से है हिंडनबर्ग लाइन। या उसी का एक दूसरा नाम है ऑर्डर नीसे लाइन। हिंडनबर्ग और ऑर्डर नीसे, ऑर्डर एक नदी बहती है वहां पे, उसके नाम से ऑर्डर नीसे लाइन। ठीक है, तो देखो दो लाइन मैंने बताया, जर्मनी और फ्रांस की, मैजिनाट और सीगफ्राइड, और यहां पे दो लाइन हिंडनबर्ग और ऑर्डर नीसे। देखो यहां पे फिनलैंड है ऊपर में, रूस कब्जा कर लिया था, रूस से अलग हुआ ये। इसकी भी एक बाउंड्री लाइन फेमस है, इसका भी नाम लिख लेना। रशिया और फिनलैंड के बीच की जो बाउंड्री लाइन है उसका नाम है, क्या नाम है उसका, मैनर हीम लाइन। मैनर हीम लाइन, रशिया और फिनलैंड के बीच की बाउंड्री लाइन। चलो चलो 10-15 मिनट का भी यूरोप बचा हुआ है, उसको अपन लोग अब कल देखेंगे। ठीक है।